वेलकम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू श्रीराम आईएएस वाईटी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दिस ईयर्स प्रीलिम्स, जो कि अब से लगभग 21 दिन होने जा रहा है। उस प्रीलिम्स में जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, उसमें पिछले साल जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और उसको काफी इन डेप्थ में प्रिपेयर किया होगा। लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन बहुत ही क्रूशल होते हैं टू रिटेन द मेमोरी एंड टू कवर एनी लॉस्ट ग्राउंड जो भी आपने कवर नहीं किए हैं। तो इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके, फास्ट फॉरवर्ड करके इस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं, बट गो थ्रू एवरी टॉपिक अंडर डिस्कशन इन दिस क्लास। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस क्लास में से बहुत सारे टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएं। तो शुरुआत करते हैं। पहला अच्छा जो टॉपिक होगा इस क्लास में वो ऑब्वियसली हमारे नए क्लाइमेट टारगेट्स हैं, जो कि इंडिया ने नेशनली जो हमारा डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है एनडीसी टू पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, उसको अपडेट किया है। तो ये जो तीनों टारगेट हैं, पहला जो आया था एनडीसी 2015 में आया था, दूसरा 21-22 में अपडेट हुआ, तीसरा 2031 से 35 के बीच के लिए ये टारगेट सेट किए गए हैं। तो जो डिफरेंसेस हैं इंटेंसिटी में, वो 33-35 पहले थे, बाद में 36%, सॉरी 45% हुआ, उसके बाद 47% हो गया। प्रोग्रेस वाले पार्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, फोकस करो सिर्फ पहले एनडीसी, उसको जो अपडेट किया गया, और अब जो अपडेटेड एनडीसी आया है। 40% टारगेट थी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से, बाद में बढ़ा के इसमें 50% हो गई, 40 से 50 हुई, और अब 60% हो गई है बाय 2035। एंड देन कार्बन सिंक 2.5 टू 3 जीटीसीओटी की बात थी 2030 तक, उसको बढ़ा के एडिशनल 2.29 की बात की गई थी, और अब जो बात की जा रही है वो 3.5 टू 4 बिलियन टन की बात की जा रही है। तो जो टारगेट्स हैं ये बहुत ही क्रूशल हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस अपडेटेड एनडीसी, लेकिन जो नई वाली अपडेटेड एनडीसी है उसको भी आपको पर्सपेक्टिव में रखना होगा, और ईयर बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पे जो टारगेट है 2035 की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हर कंट्री को मैंडेटरी होता है अपना एनडीसी सबमिट करना अंडर द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड टू फाइट द मेनेस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। रिमेंबर दैट। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नगोया प्रोटोकॉल। इसको बहुत इंटेंस आपने पढ़ा होगा। तो इंडिया ने अपनी 7 नेशनल रिपोर्ट जो है सीबीडी को, उसको सबमिट किया, और पहली नगोया प्रोटोकॉल रिपोर्ट ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को भी सबमिट किया है। तो ये क्या है सीबीडी? जब 1992 में अर्थ समिट हुई थी तो 3 फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट आए थे: यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन। तो सीबीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, आया 92 में, फोर्स में आया 1993 में। 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे टारगेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो है कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट। 3 चीजें यहाँ पे बात कही गई। 195 और प्लस EU 196 कंट्रीज आर पार्टी टू द कन्वेंशन। इंडिया में सन 2002 में, लगभग 10 साल के बाद, कानून बना के इस कन्वेंशन के जो इंडिया ने रेटिफाई किया है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए भारत के अंदर एक कानून है, इसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो सेंट्रल लेवल पे एक बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे अथॉरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंडिया में अथॉरिटीज होती है। तो इंडिया ने अभी जो अपना डेटा दिया है वो 1 नवंबर 17 से 31.25 तक का पीरियड इस रिपोर्ट में कवर किया गया है। पहली बार जो लास्ट टाइम सबमिट हुई थी इंटरम रिपोर्ट, वो 2017 में हुई थी। इंडिया हैज बीन ए ग्रेट आउटलायर इन दिस एफर्ट, पर्टिकुलरली कि बायोडाइवर्सिटी का कैसे सस्टेनेबल यूज हो और इक्विटेबल बेनिफिट एंड शेयरिंग वहां पे हो सके। तो आप नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की अगर रिपोर्ट्स को देखें, इनके काम को देखें, स्टेट बोर्ड्स के काम को देखें, लोकल कम्युनिटीज की बात करें, तो वी आर इन अ वे आर ए फार बेटर पोजीशन। तो इस चीज पे हमें फोकस करना है कि रिपोर्ट कब दी गई है, किस फेस के ऊपर दी गई है, और क्यों दी गई है। 3 चीजें यहां पे क्रूशल हो जाती है। ग्रीन कवर इंडेक्स असेसमेंट की बात कही जा रही है, नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26। तो इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद NRSC ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, NHAI उसमें कोलैबोरेशन दे रहा है, और एक असेसमेंट रिपोर्ट दी जा रही है। किस बारे में दी जा रही है भाई? साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव असेसमेंट है कि ग्रीन कवर कितना है विद इन द राइट ऑफ वे अलोंग द नेशनल हाईवेज। इंडिया में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं वहां पे ग्रीनरी का ध्यान जनरली ऐसा
पब्लिक परसेप्शन है कि नहीं होता। तो हाईवेज के ऊपर बहुत जरूरी है, ग्रीनरीज के ऊपर, ग्रीन जो कवर है उसके ऊपर काम करना। तो जीसीआई जो वैल्यूज हैं, दे कंप्यूटेड फॉर एवरी किलोमीटर, वेर क्लासिफाइड इनटू प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज। जैसे यहाँ पे पुअर, मॉडरेट, गुड और वेरी गुड है, उसके बेसिस पे एनएचएआई आइडेंटिफाई कर सकता है कि कहाँ पे ग्रीन गैप्स हैं एंड विच कैन बी फिल्ड। तो ये जो पहला असेसमेंट साइकिल था, 30,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे जो नेटवर्क है हमारा 24 स्टेट्स के अंदर, उसको कवर में लाया गया जुलाई से दिसंबर 2024 के बीच में। तो बहुत ही फ्रेश एक करंट अफेयर्स का न्यूज है। रिमेंबर दैट कि असेसमेंट क्या है, किसने किया है, क्यों किया है, किसके साथ मिलकर किया है। फिर है ओटीईसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लक्षद्वीप के अंदर, कवरात्ती लक्षद्वीप में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड था। क्या इसका पर्पस है? फ्रेश वाटर पहुंचाना लोगों को। कैसे आप पहुंचाएंगे स्टेबल एंड सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? उसके लिए इन्होंने क्या स्मार्टली इस्तेमाल किया है, जो कन्वर्ट किया है सी वाटर को पोर्टेबल वाटर में बाय यूजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड डीप वाटर टू जनरेट एनर्जी। कैसे किया ये? जो थर्मल डिफरेंसेस हैं उनका इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, एंड देन इट वाज यूटिलाइज्ड फॉर दिस इंटायर पर्पस, डीसैलिनेशन। ये सिस्टम यहां पे इन्होंने क्रिएट कर लिया। तो आपसे पूरा डिटेल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां पे है, बिकॉज इंडिया इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप ओटीसी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स इन जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज ए वेरी फ्रेश स्टार्ट इन दिस केस। तो ये जो प्रोजेक्ट है लक्षद्वीप में लोकेटेड है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके ऊपर एक सवाल डेफिनेटली प्रीलिम्स में इस साल बन सकता है। फिर है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, बहुत ही रेलेवेंट स्कीम। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम 2585 करोड़ रुपए लगा के स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को यूनियन कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है, क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन को पुश करने के लिए। ये होते क्या है, ऐसे प्लांट जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट है उससे कम होती है, उनको हम स्मॉल हाइड्रो कहते हैं। तो बड़े हाइडल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़ी कैपेसिटी के हैं, उनमें आजकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि काफी लैंड एक्विजिशन होता है, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज भी होता है जब डैम्स बनते हैं, सीस्मिक एरियाज में बन रहे हैं तो उसका अलग एक सिर दर्द होता है कि अर्थक्वेक आ सकता है, और डिस्प्लेसमेंट बहुत लोगों का होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसीलिए देश में अब फोकस किया जा रहा है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो 2026 से 2031 तक का ये पूरा स्कीम चलेगा, फाइनेंशियल ईयर 26-27, फाइनेंशियल ईयर 30-31। फंडिंग कैसे होगी? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेशनल लेवल पे फंडिंग कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और स्पेसिफिक स्टेट्स की। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस 30 करोड़ दी जा रही है हर प्रोजेक्ट की इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स। 3.6 करोड़ पर मेगावाट और 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। उसके अलावा आगे बाकी जो स्टेट्स होंगे वहां 20 करोड़ हर एक प्रोजेक्ट पे दिया जाएगा, लगभग 2.4 करोड़ पर मेगावाट या 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो ये जो स्कीम है ये बहुत ही क्रूशल है प्रीलिम्स के लिए। स्कीम्स भी पूछी जाती है इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई, तो इसको आप ध्यान से रिवाइज करें, याद रखें। फिर है शरावती लायन टेल्ड मकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बनाया गया था, स्प्रेड अक्रॉस उत्तर कन्नडा एंड शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। सन 2019 में इसको एक्सपैंड किया गया लगभग 930 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें लायन टेल जो मकाओ कंजर्वेशन रिजर्व्स और रीजनल रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनको क्रिएट किया गया था 2019 में। इसका नाम बदल दिया गया, दैट इज ऑल व्हाट दे हैव डन। नाउ इट इज बीन रेफर्ड टू एज श्रावती लायन टेल मकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देश के अंदर सैकड़ों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आप सबको याद नहीं रह सकते। वेस्टफर रिजर्व आप याद कर सकते हो, नेशनल पार्क आप याद कर सकते हो, लेकिन जो सेंचुरीज हैं स्पेसिफिकली जो न्यूज में है किसी पर्टिकुलर एनिमल स्पेसीज के कारण है, सिर्फ वो रेलिवेंट होती है। इफ यू हैव एलिफेंट इन मेमोरी, यू हैड स्टडीड द एंटायर ईयर, सारी याद कर ली है तो मुझे कोई सी शिकायत नहीं। बट जनरली अब इस वक्त आपको फोकस करना है जो सिर्फ न्यूज में थी। तो ये न्यूज में थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट का एरिया, ऑब्वियसली सेमी एवरग्रीन हो गया, ग्रासलैंड हो गया, आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंडेंजर्ड स्पेसीज, फ्लैगशिप स्पेसीज में लायन टेल्ड मकाओ है जो आईयूसीएन की कैटेगरी में, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है जो कि वल्नरेबल की कैटेगरी में आती है। तो इसका नाम बदला गया इसलिए ये न्यूज में है। फिर है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025। तो 2025 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जिसको IQAR ने बनाया है वो रिलीज हो गई है। इंडिया भाई साहब 6वें नंबर पे है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की लिस्ट में, 6th स्पॉट पे हमारा नाम आता है। एक स्विस कंपनी है, ये कोई यूएन की कंपनी एजेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइवेट स्विस कंपनी है जो रिपोर्ट करती है, वो भी एक पर्टिकुलर पोल्यूटेंट के बेसिस पे, जिसका नाम है PM2.5।
पर्टिकुलरेट मैटर 2.5 और लगभग एज यू कैन सी 9,446 सिटीज हैं स्पैनिंग 143 कंट्रीज जहां पे काम हुआ है। तो इंडिया 6वें नंबर पे है गाइडलाइंस के बेसिस में, बिहाइंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, चाड एंड कॉन्गो। सबसे ऊपर पाकिस्तान है, उसमें हम उस लिस्ट में 6वें नंबर पे हैं। तो ग्लोबली 13 कंट्रीज सिर्फ ऐसी थी जिन्होंने WHO के एनुअल जो उनका PM 2.5 का गाइडलाइन है उसको मीट किया। बाय एंड लार्ज बाकी सारी कंट्रीज पोल्यूटेड है। सिविरिटी के मामले में देखा जाए तो टॉप पे पाकिस्तान है, इंडिया 6वें नंबर पे। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात की जाए तो लोनी जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। कैपिटल में न्यू दिल्ली रिमेन्स ऑन द टॉप। न्यू दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लोनी सिटी इन गाजियाबाद, और इंडिया 6वें नंबर पे है, पाकिस्तान ने टॉप किया है। ये चीज हमें याद रखनी है। और ये एक UN नहीं, एक स्विस कंपनी है जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट बनाती है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट न्यूज में रहा है, पूरे साल न्यूज में रहा है। तो मेरा सजेशन है जो आपने ज्योग्राफी प्रिपेयर की है अंडमान एंड निकोबार की, बहुत अच्छे से पढ़ें। जो पिछले कुछ सालों में वहां नेम बदले गए हैं, नाम चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वो भी बहुत ही क्रूशल हो जाता है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडमान एंड निकोबार इस साल बहुत ही क्रूशल है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशल है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्रूशल है। यहाँ पे जो गलेथिया नेशनल पार्क है फॉर एग्जांपल, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क है, ये जो पार्क्स हैं ये आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे ऐसे पार्क्स बने हुए हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट है 92,000 करोड़ रुपए लगा के कई फेजेस में यहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ये सारी बाकी काम किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलर टर्टल्स मिलते हैं या इस तरह की जो एक्सोटिक स्पेसीज मिलती हैं बहुत ज्यादा क्रूशल है इस साल के प्रीलिम्स के लिए। तो जो प्रोजेक्ट है सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करनी हमें, उसका जो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है वो भी करना है। अपने लेवल पे अगर नहीं किया है तो उसको कर लो। एक सवाल क्योंकि यहां से आना है, डेफिनेटली आना है एक सवाल यहां से, क्योंकि पूरे साल ये न्यूज में रहा है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ जो बे है, जैसे गलीथिया बे है फॉर एग्जांपल, जितना ज्योग्राफिकल फीचर्स है, इंडिया पॉइंट कहां पे, सब कुछ हमें आना चाहिए। फिर है ब्लैक कार्बन, द इनविजिबल क्लाइमेट पोल्यूटेंट। तो ब्लैक कार्बन, इसको सूट भी कहा जाता है, बहुत ही डेंजरस पर्टिकुलरेट एयर पोल्यूशन 2.5 का ये कंपोनेंट है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आर्कटिक और अंटार्कटिक एरियाज में ग्लेशियर्स लॉस होते हैं। ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है। मोस्टली जब कंबंशन किसी भी फ्यूल का, पर्टिकुलरली बायोफ्यूल का या बायोमास का या फॉसिल फ्यूल का, जब ये कंबंशन इनएडिक्वेट हो, इनकम्प्लीट हो, तो वहां पे सूट जनरेट होता है। तो प्राइमरी सोर्सेज में डीजल इंजन कहे जाते हैं, कुक स्टोव्स, वुड बर्निंग एंड फॉरेस्ट फायर्स। तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे इमर्ज हुआ है टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, पॉसिबली सेकंड ओनली टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो सूट है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। एज पर दिस मैप एज यू कैन सी, जो पूरा आर्कटिक एरिया है वहां पे इसने कहर बरपा रखा है, क्योंकि जब सूट है लॉन्ग टाइम पे सस्पेंडेड आर्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ये एयर पे सस्पेंड रहते हैं। जब ये एक्यूमुलेट होते हैं हमारे आर्कटिक जोन के अंदर, तो जो एल्बिडो होता है हमारे पूरे पूरे जोन का, एल्बिडो इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक बाय द स्नो, बाय द आइस। तो वहां पे वो कम हो जाता है एंड देन इट अब्सॉर्ब्स द हीट। हीट अब्सॉर्ब करेगा तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग होगा तो सी लेवल राइज होगा, हर तरह की समस्याएं होंगी। दैट इज वाई ब्लैक सूट और सूट इज वेरी वेरी क्रूशल फॉर आवर प्रीलिम। CO2 के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैसेस में कैटेगरी में ही आएगा। हाउस होल्ड एनर्जी सबसे बड़ा सोर्स है। फिर है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES। 12वीं प्लेनरी इस IPBES की मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में हुई, और पनामा सिटी में 2012 में इसको बनाया गया था बाय 94 गवर्नमेंट्स। अभी लगभग 150 गवर्नमेंट्स इसका हिस्सा हैं। जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बॉन जर्मनी में है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसको अगर समझना है तो समझो कि IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडी है ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो बॉडी है IPCC, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन बिहाइंड द UN क्लाइमेट एफर्ट्स। तो इसी कैटेगरी में आप इसको जोड़ेंगे कि IPCC फॉर द बायोडाइवर्सिटी। हालांकि ये यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है, यहाँ पे साइंस पॉलिसी इंटरफेस होता है फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो बॉडी है ये न्यूज में है, तो इसे हमें याद रखना है। जो कोर यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए पॉइंट्स
यू हैव टू मेमोराइज देम। यूएन का ये बॉडी नहीं है, लेकिन इसका बॉन में हेडक्वार्टर है, वन ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स स्टेट इसका हिस्सा है। तो एज यू कैन सी कितनी रेलेवेंट होगी ये बॉडी। साइंस और बेसिकली साइंस एंड पॉलिसी फॉर पीपल एंड नेचर इनका लोगो भी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और जो साइंस बिहाइंड बायोडाइवर्सिटी है उसको पॉलिसी जो मेकर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके साथ जोड़ने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इनकी प्लेनरी थी, इसलिए चर्चा में थी, इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन जरूरी था। फिर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अभी नोटिफाई किया गया है, 1 अप्रैल 2026 से ये इंप्लीमेंट भी हो गए हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इस तरह के जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया जाता है, इसको भी किया गया है। पर्पस है जो सर्कुलर इकोनॉमी और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको और डीपन अप किया जाए इंडियन सिस्टम के अंदर। सर्कुलर इकोनॉमी, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको वापस से प्रोडक्शन साइकिल में लेके आना, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन करना फॉर कॉम्बैटिंग पोल्यूशन। दैट इज दीज टू कंसेप्ट्स मींस यहां पे पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को और भी ज्यादा हार्ड किया गया है और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। तो बेसिकली यहां बात हो रही है केसेस ऑफ ऑपरेटिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन, फॉल्स रिपोर्टिंग, सबमिशन ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट। अगर इस तरह के कोई भी कागजी इम्प्रॉपर, इमोरल, अनएथिकल काम दिखाई दिए तो वहां सीरियस आपको मॉनेटरी जो है कंपनसेशन देना होगा। तो की फीचर्स में सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना, इस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, सोर्स सेग्रीगेशन की बात यहां पे कही गई। सोर्स सेग्रीगेशन के बारे में बात कही गई, 4 कैटेगरीज के सेग्रीगेशन वाले सोर्सेस की बात की गई। पहले सिर्फ वेट और हमने सॉलिड वेस्ट के बारे में सुना था, अब उन्होंने 2 कैटेगरी और ऐड कर दी। जो हिमालयन स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए अलग कैटेगरीज यहां पे लाई गई। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग डन, और क्लीनर हेल्थियर इन्वायरमेंट के लिए ये काम किया जा रहा है। तो क्लीन हाइलाइट्स में एज यू कैन सी अब आपको वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट 4 कैटेगरी में सोर्स का सेग्रीगेशन होगा। बल्क जो वेस्ट जनरेटर्स हैं उनकी क्लियर डेफिनेशन दी गई है, फ्लोर एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा, वाटर कंजम्पशन 40,000 लीटर पर डे होगा, सॉलिड वेस्ट जनरेशन 100 kg पर डे और मोर होगा। यहाँ पे ये जो एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ऐड किया गया है। फास्टर लैंड एलोकेशन फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग के बारे में बात की गई है। वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए जो लैंड एलोकेशन है उसमें क्विकर वे में ये काम किया जाएगा। लोकल बॉडीज की ड्यूटीज और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज की ड्यूटीज के बारे में काफी इलोबरेट वे में यहाँ पर डिस्कशन किए गए हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन लैंड फिलिंग एंड रिमेडिएशन ऑफ लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स। लैंड फिल्स को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि ओनली नॉन रिसाइकेबल, नॉन एनर्जी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां पे जाएगा। जो रिसाइकल हो सकता है, जिससे एनर्जी बन सकती है, वो बड़े बड़े जो डंपस्टर में पहले लैंडफिल साइट्स में जाता था वो अब नहीं होगा। बहुत ही क्रूशल ये एक पॉइंट है। यूज ऑफ रीयूज डिराइव्ड फ्यूल बाय इंडस्ट्रीज, इसके बारे में बात कही गई है कि भाई डिराइव्ड फ्यूल जो है बेसिकली जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए एनर्जी के लिए। एंड देन स्पेशल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन हिली एरियाज एंड आइलैंड के बारे में मैंने बता दिया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही क्रूशल हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए। क्या है ये लॉज रूल्स किसके तहत लाए गए हैं, इनका कोर क्या है, अगर रिवाइज नहीं किया तो फिर करो। फिर है CBAM, कार्बन एट बॉर्डर, EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 1 जनवरी 2026 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। इमिशन इंटेंसिव गुड्स के ऊपर एक कार्बन लेवी यूरोपियन यूनियन जो कस्टम यूनियन है वो लगा रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट अगर वो स्टील, सीमेंट या इस तरह की किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, स्टील, आयरन, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, और वो EU की मार्केट में जा रहा है और EU उसको असेस कर रहा है कि दिस इज हैज बीन कमिंग फ्रॉम ए पोल्यूटेड इंडस्ट्री, तो उसके ऊपर वो कार्बन लेवी लगा रहे हैं। पर्पस क्या है? टू पुट ए फेयर प्राइस ऑन द कार्बन इमिशन एम्बेडेड इन इंपोर्टेड गुड्स, ताकि EU के जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको वो फुलफिल कर सकें और कार्बन लीकेज को प्रिवेंट कर सकें। ये बहुत ही क्रूशल है इस साल के प्रीलिम्स के लिए। इसके ऊपर क्या चर्चा हुई है इंडिया EU फ्री ट्रेड डील में, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं मल्टी डायमेंशनल वे में उसके ऊपर सवाल आ सकता है। तो कार्बन लीकेज की क्या बात कर रहे हैं? कार्बन लीकेज वो ये बात कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन है
जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन है उसके ऊपर। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये सीमेंट हो गया, आयरन हो गया। तो जो ईयू की इंडस्ट्रीज हैं, दे आर एट द डिसएडवांटेज vis-a-vis these industries located in ईस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इसीलिए काम किया गया। तो जो सर्टिफिकेट्स होंगे, यहां पे सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे। इंपोर्टर्स मस्ट बाय CBAM सर्टिफिकेट्स करस्पॉन्डिंग टू कार्बन एमिशंस एम्बेडेड इनटू द गुड्स। सर्टिफिकेट्स प्राइस बेस्ड ऑन EU इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, कार्बन प्राइस के बेसिस पे होगा और उनको वहां पे फीस देनी पड़ेगी। 2023 से 25 के बीच में ट्रांजिशनल फेज था, सिर्फ रिपोर्टिंग की बात कही गई। 26 ऑनवर्ड्स फुल इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। और ये टैक्स नहीं है, लेकिन कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म कहा जा रहा है, लेकिन बाकी देश इसको टैक्स के तौर पे ही देख रहे हैं। तो CBAM के ऊपर भी एक सवाल बन सकता है। फर्स्ट ऑफ काइंड ये एक ऐसा इनिशिएटिव था। फिर है फॉरेस्ट अमेंडमेंट की प्रोविजन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, 1980 के कानून को चेंज किया गया है थोड़ा। प्राइवेट एंटिटीज को यहां पे अलाउ किया गया है टू अंडरटेक कमर्शियल प्लांटेशन इन फॉरेस्ट एरियाज विदाउट पेइंग लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वायरमेंटल लेवीज। प्राइवेट कंपनीज को कमर्शियल प्लांटेशन के लिए अलाउ किया गया है विदाउट हैविंग देम पेइंग environmental levies. It allows assisted natural regeneration, afforestation, plantation carried out by government or non-government entities to be treated as forestry activity. भारत सरकार चाह रही है कि फॉरेस्ट जो कवर है इंडिया में, फॉरेस्ट कवर वो बढ़े। हमारी पॉलिसी कहती है 33% होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम 24% के आसपास अटके हुए। तो 33% ले जाने के लिए ये काम करने की तरफ भी सरकार सोच रही है, जा रही है। तो thus projects will no longer require payment of net present value and the creation of compensatory afforestation plant. तो net present value क्या होती है? बेसिकली ये वन टाइम चार्ज होता है जो कि लेवी किया जाता है यूजर्स के ऊपर, जो डाइवर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड को माइनिंग पर्पसेस के लिए और किसी भी पर्पस के लिए। और साइंटिफिक कैलकुलेशन वहां पे किया जाता है कि इकोसिस्टम जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था इकोसिस्टम, क्लीन एयर दे रहा था, वाटर मिल रही थी, बायोडाइवर्सिटी मिल रहा था, उसका वन टाइम वैल्यू क्या है, उसको कंपनसेट करना होता है थ्रू आर्टिफिशियल रीजनरेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस अमॉन्ग अदर एक्टिविटीज। आप एक जगह नुकसान कर रहे हो, दूसरी जगह उसको कंपनसेट कर दो। दैट वाज द आइडिया ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहां पे उसमें फ्री कर दिया गया। देयर आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड पेमेंट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। So under the amendment, plantation undertaken with the agreement of state governments in line with approved working of management under the supervisor of state forest department will be deemed forest activities. This amendment also gives state government discretion to design framework for the utilization of such plantation. किस तरह से वो करेंगे, केस टू केस बेसिस पे। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यहां पे किया गया। फिर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल्स 2026, बहुत ही क्रूशल इस साल के प्रीलिम्स के लिए। तो भारत के अंदर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसका सेक्शन 16 उसको ऑपरेशनलाइज किया है। यहां पे क्या है, इसमें बात कही जा रही है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर एक फंड क्रिएट किया जाए। जो भी सरकार पेनाल्टीज के तौर पे, इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, पोल्यूशन कहीं हो गया, पेनाल्टीज लगाएगी, पेनाल्टी वसूल करेगी, तो वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएंगे। पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे, वहां से निकल के एक डेडिकेटेड एंटिटी है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वहां पे ये निकल के जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भारत के अंदर कानून रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, जहां क्रिमिनलाइजेशन का एलिमेंट था। आपने कोई गलती कर दी, सम ऑफेंस यू कमिटेड, तो आपको जेल हो सकती थी। भारत सरकार अब उसको चेंज कर रही है। वो कह रहे हैं जेल भेजने का मतलब नहीं है, आप इनसे मॉनेटरी इक्विवेलेंट जो है वसूल लो। तो जो पैसा निकाला जाएगा, जो पैसा पेनाल्टीज लगाई जाएंगी, वो पेनाल्टी का पैसा यहां पे जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी एक बनी रहे। दिस इज द कोर आइडिया। और भारत कोष जो पोर्टल है उससे राउट होगा, कैग इसका ऑडिट कर सकेगा। तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी और एक तरीके से इन फंड्स को आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकोगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो ग्रीन लॉज हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि कवर किए गए। 3 कानून यहाँ पे कवर किए गए। ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे, जो अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है। फिर है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रीनेम्ड अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। तो बटरफ्लाई भाई यहाँ पे आ गई है, बटरफ्लाई केरला गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है नाम, और नाम अब ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो जो नाम है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 18 के तहत चेंज किया गया। इसको पुरानी सेंचुरी है, 1984 से बनी हुई है,
वेस्टर्न घाट्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ये आपको दिखाई देगी नॉर्दर्न मोस्ट केरला में। बाकी जो शेयर बाउंड्रीज हैं, ब्रह्मगिरी, कोइटनूर, नॉर्थ वायनाड, तो पुरानी सेंचुरी है, नथिंग न्यू। ओनली थिंग इज कि इन्होंने नाम चेंज कर दिया। चूंकि चर्चा में है इसलिए जरूरी है याद करना, कट्टी बेटा पीक इसका हाईएस्ट पॉइंट है। यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ द वेस्टर्न घाट, क्योंकि पूरा वेस्टर्न घाट का रीजन है, इसलिए इसको ये कवर करती है। तो ये जो बटरफ्लाई सेंचुरी है अरालम कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमें याद रखना है। कब बनी थी, पुरानी सेंचुरी 1984 की, सिर्फ नाम बदला गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 18 क्लॉज 1 के थ्रू। फिर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सीरियस सिरदर्द, मेनस, दैट इज कॉल्ड ओराबांचे इजिप्टिसिया वीड, जो कि राजस्थान और हरियाणा के पर्टिकुलरली जो मस्टर्ड ग्रोइंग एरियाज हैं उनको डैमेज कर रही है। तो ये इन्वेजिव स्पेसीज है जो कि मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया से इंडिया में आई है। इसका नाम मरगोजा है, लोकल नाम हरियाणा स्टेट में इसको मरगोजा कहते हैं। तो रूट पैरासाइट है ये, जो कि मस्टर्ड प्लांट्स की रूट पे लग जाता है और पूरा स्वाहा उनको कर देता है। तो मस्टर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में, इंडिजीनियस एडिबल ऑयल सोर्स, जिसको रबी सीजन में ग्रो किया जाता है लगभग 90 लाख हेक्टेयर के एरिया में। तो एज यू कैन सी जो रेप्स सीड यहाँ पे ग्रुप है और मस्टर्ड ग्रुप है, दो टाइप के ग्रुप्स हैं। तो येलो सरसों, ब्राउन सरसों, तोरिया, गोभी सरसों, तरामेरा, इंडियन मस्टर्ड, अफ्रीकन मस्टर्ड और ब्लैक मस्टर्ड, 3 टाइप के मस्टर्ड ग्रुप्स की कैटेगरी में आएंगे। तो ये दोनों ये है मस्टर्ड क्रॉप्स ही, ग्रुप अलग अलग इनके बताए जाते हैं। तो इनको काफी डैमेज करता है ये पर्टिकुलर जो वीड है, जो कि रूट पे अटैक करता है सीधे। अब ये जो क्रॉप है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये जो पूरी बेल्ट है इसमें सबसे ज्यादा ग्रो होती है। टॉप स्टेट्स में एज यू कैन सी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं वो निकल के आएंगे। सिग्निफिकेंस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो ये जो पर्टिकुलर इन्वेजिव स्पेसीज है, ये जो वीड है, इसको हमें याद रखना है कि क्या है, क्यों है, किस क्रॉप को पर्टिकुलरली डैमेज करती है और न्यूज में क्यों है। दैट्स ऑल। पमीर काराकोरम एनोमली चर्चा में है ताकि तजाकिस्तान के ग्लेशियर्स रिमेन्स स्टेबल और इवन ग्रो अमिड ग्लोबल रिट्रीट। जब नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल में आर्कटिक अंटार्कटिक जो ग्लेशियर्स हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स इंडिया में मेल्ट हो रहे हैं, उन दिनों उस वक्त ये जो ग्लेशियर्स हैं पमीर काराकोरम में, इनको कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि और मजबूत और तगड़े हो रहे हैं। तो ये जो माउंटेन्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग माउंटेन्स हैं, तजाकिस्तान में मोस्टली मिलते हैं, कुछ पार्ट आपको अफगानिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान में मिलेगा। तो मोस्टली ये माउंटेन्स हैं। इधर कुल्लुम, तियानशान, काराकोरम, हिंदू कुश आपको दिखाई दे जाएगा जो एडजेसेंट सिस्टम है। So these mountains are part of the greater Pamir Alai system, which stretches for almost 900 kilometers from west to east and from north to south, roughly 400 kilometers. तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों मेल्ट नहीं हो रहा है? तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इसको लेके। कुछ लोगों का मानना है चूंकि पाकिस्तान जो नियर बाय कंट्री है, वहां पे इरिगेशन के लिए बहुत पानी का इस्तेमाल हो रहा है, मॉइस्चर डेवलपमेंट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ये कंसोलिडेट होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, स्नो, जो कि जब स्नो आप गिरती है एक एरिया पे बहुत लंबे समय तक के लिए, तो आइस के फॉर्म में कंसोलिडेट हो जाती है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ पमीर माउंटेन्स। तो चूंकि न्यूज में है, कहां पे है, दैट इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस। आपसे हो सकता है सवाल ना पूछा जाए कि क्यों मेल्ट नहीं हो रहे, पर चूंकि न्यूज में है तो पूछा जाएगा कहां पे लोकेटेड है, क्या रेलेवेंस है। क्लियर है? सोलर फेज 2 लॉन्च हो चुका है भाई। तो स्केलिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सोलर इरिगेशन, इस पूरा नाम सोलर का ये फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने मिलकर इसका फेज 2 लॉन्च किया। फेज 1 में इन्होंने क्या किया था 2019 से 24 के बीच में? फेज 1 में इन्होंने मोस्टली इंपेरिकल एविडेंस जनरेट किए, इनोवेटिव फाइनेंसिंग की, पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ, कमर्शियल इवैल्यूएशन हुआ, ये सारे काम इन्होंने किए साउथ एशियन रीजन में सोलर पंप्स, प्राइमरली जो सोलर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए। अब पहला फेज हो चुका है, तो दूसरा फेज में आ गए डायरेक्ट। अब आउटकम्स पे काम होगा, टेक्निकल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर काम होगा ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एंड ऑफ ग्रिड सोलर इरिगेशन पंप। भारत के अंदर भी कुसुम जैसी स्कीम चल रही हैं फॉर सोलराइजिंग द एग्रीकल्चर पंप्स इन द कंट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो हमारा किसान है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है पंप्स का, और उसमें बिजली का बिल बहुत आता है, इसलिए सोलर जो हमारे पंप्स हैं वो काफी रेलिवेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, कीनिया, इथियोपिया, ये 4 देशों में इस पे काम हो रहा है। तो एज यू कैन सी इन 4 देशों के ऊपर काम हो रहा है,
और जो इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएन की बॉडीज ये नहीं है, जैसे स्विट्जरलैंड की एजेंसी है, इट इज नॉट ए यूएन बॉडी। कौन कर रहा है, कहां कर रहा है, किस पर्पस के लिए कर रहा है, रेलेवेंट है हमारे प्रीलिम्स में इस साल के डिस्कशन में। इंडियाज वेटलैंड कंजर्वेशन बूस्ट, तो सिलिसरे लेक और कोपरा रिजर्वायर अब रामसर साइट की लिस्ट पे आ चुके हैं। 1971 का रामसर कन्वेंशन, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे कन्वेंशन साइन हुआ था, बहुत ही रेलेवेंट है। तो ये दो जो साइट्स आई हैं, इसके बाद जो नंबर है 96 हो गया, एज ऑफ नाउ अभी 99 है आज की डेट के बेसिस पे। आगे भी हम इसको देखेंगे और भी जो साइट्स ऐड हुई हैं। तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये फ्रेश वाटर लेक है जिसको अरावली हिल्स के आसपास लोकेटेड है। इट इज नेसल्ड इन द अरावली हिल्स और ये ओरिजिनली एज ए वाटर सोर्स के तौर पे कंस्ट्रक्ट की गई थी। मतलब ये ह्यूमन क्रिएशन है, ये लेक ह्यूमन मेड वेटलैंड है। जो बफर जोन है सरिस्का टाइगर रिजर्व का, उसके अंदर ये आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साइट है जिसका नाम आपको याद रखना है। कहां पे है, अलवर एरिया में, ह्यूमन मेड वेटलैंड साइट है। उसके बाद है कोपरा रिजर्वायर जो छत्तीसगढ़ के पहली रामसर साइट होगी। महानदी रिवर के अपर कैचमेंट्स में ये लोकेटेड है और बहुत ही फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो कहां पे है ये हमें याद रखना है, दैट्स ऑल। साइट्स के मामले में आपको सिर्फ ये याद रखना है कहां पे है और कौन से स्टेट में और किस पर्टिकुलर एरिया से वो जुड़ा हुआ विषय है। बिकॉज आई होप कि स्टैटिक पार्ट में रामसर कन्वेंशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसका जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, वेटलैंड्स कौन कौन से प्राइमरी जो वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट इंडिया में जो रामसर साइट में आते हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स में बार बार सवाल उसके ऊपर आता रहता है। बाकी जो नई साइट्स हैं सिर्फ ये याद रखना है कहां पे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, दैट्स ऑल। मेमोरी के ऊपर सवाल क्योंकि आएगा। यस, सीओपी 30 बेलम में जो हुई है उसकी जो की फीचर्स हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। तो 2026 में अगर हम बात करें, अभी 26 चल रहा है, तो 2025 के दिसंबर में ये समिट हुई थी। कहां हुई थी, बेलम ब्राजील के अंदर हुई थी। तो इसके जो आउटकम्स हैं जिनमें से ये 4 या 5 सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं जो कि लिखे हुए हैं, जिनमें बेलम हेल्थ एक्शन प्लान है, दुनिया का पहला इंटरनेशनल क्लाइमेट अडॉप्टेशन प्लान जो कि कंप्लीटली हेल्थ की तरफ डेडिकेट किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। $300 मिलियन लगा के यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है और पूरा फोकस है हेल्थ इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हेल्थ के ऊपर भी सबके पड़ ही रहा है, हम सब देख रहे हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, पेमेंट परफॉर्मेंस की बात यहां कही जा रही है। सैटेलाइट्स के माध्यम से देखा जा रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ऐसी कंट्रीज में जहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, वो उसके कंजर्वेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको पैसे भी मिलेंगे। 125 बिलियन मोबिलाइज करने की तरफ बातें कही जा रही हैं। 1 बिलियन तो हमारे ब्राजील ने इन्वेस्ट कर भी दिया है इसमें, देखते हैं आगे कितना बढ़ता है। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, बेलम एक्शन मैकेनिज्म इसको कहा जा रहा है, बेसिकली टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, टेक्निकल असिस्टेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जस्ट ट्रांजिशन में बेसिकली हम बात कर रहे हैं शिफ्ट टू वर्ल्ड शिफ्टिंग टुवर्ड्स ए ग्रीन लो कार्बन इकोनॉमी इन अ वे दैट इज फेयर, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। तो जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। सांता मार्ता कॉन्फ्रेंस, बेसिकली ग्लोबल फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, उसके लिए कोलंबिया ने अनाउंस किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जस्ट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जिसको वो नीदरलैंड के साथ करने वाला है इन सेंटा मार्टा इन 2026। कोलंबिया, नीदरलैंड्स 2026 में। पर्पस क्या है, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को पुश करना। फिर है ग्लोबल म्यूटेराओ प्लेटफॉर्म, ये ब्राजीलियन कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आप कम्युनिटी और कलेक्टिव मोबिलाइजेशन के बारे में बात करते हो, एक स्पिरिट के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो नई डिजिटल एंट्री है, पॉइंट टू यूनाइट एंड एम्पलीफाई क्लाइमेट एक्शन अराउंड द वर्ल्ड, दैट्स ऑल। तो सीओपी 30 में ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए। तो ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है, इसको रिवाइज करना है। फिर है एमिशन शेयर ऑफ ग्लोबल वेल्थ ग्रुप्स, ये चर्चा में, रिपोर्ट चर्चा में है मोस्टली, जो क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट है। इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर सवाल आते रहते हैं। तो क्लाइमेट जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है ये क्या है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब और लूकस चैंसर एंड कॉर्नेलिया मोहरन द्वारा पब्लिश की गई। इसमें बात किया जा रहा है कि कैसे जो कंजम्पशन और प्राइवेट ओनरशिप के बेसिस पे बॉटम, मिडिल, टॉप और टॉप 1% लोग कितना एमिशंस कर रहे हैं। ऑब्वियसली यार जो 1% में है वेल्थ और इनकम में, वो ज़्यादा चार्टेड फ्लाइट से उड़ेगा, या उसके पास यार्ड्स भी होंगी, सारा होगा उसका, तो एमिशन ज़्यादा होंगे। पॉपुलेशन काफ़ी कम है, एमिशन आप देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन 10% है, एमिशन देखिए। तो दैट इज द की। आपसे सवाल पूछा जाएगा रिपोर्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली रिपोर्ट के ऊपर कि किसने पब्लिश किया, ये सवाल आ सकता है इसमें, ये याद रखना।
फिर है यूएनईपी इमिशंस गैप रिपोर्ट 2025, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16th एडिशन इमिशन गैप रिपोर्ट की आ चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग जो प्रोजेक्शंस है वो दिस सेंचुरी, वो यहाँ पे हाईलाइट किए गए। तो यूएनईपी की एनुअल इंस्टीट्यूशनल सीरीज रिपोर्ट है दैट इज लॉन्च इन एडवांस ऑफ द एनुअल क्लाइमेट नेगोशिएशंस। 2010 से एनुअल साइंस बेस्ड असेसमेंट होता रहा है ऑफ द गैप बिटवीन एस्टिमेटेड फ्यूचर ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस इफ कंट्रीज इंप्लीमेंट देयर क्लाइमेट मिटिगेशन pledges. इंडिया कहां पे है? इट वाज अ ग्लोबल टॉपर, नॉट इन द पॉजिटिव सेंस बट इन द नेगेटिव सेंस। एब्सोल्यूट ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्रीज फ्रॉम 23 टू 24। तो हमारा एब्सोल्यूट जो है एमिशन जो है नंबर्स वो ऊपर चले गए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये की इनपुट है ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन का। दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट एंड डेटा। तो पर्पस है कि कंटिन्यूसली जो डिले हो रहे हैं डीप इमिशन कट्स में, जो देश कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, ट्रम्प जैसे लोग तो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर है, मीन एवरेज टेम्परेचर है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में 1.5 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। उसके मेजरमेंट के लिए कि कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये रिपोर्ट बार बार आती है। तो दैट इज वाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का इसलिए ध्यान रखना है, यूएनईपी की रिपोर्ट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इंडेक्स, जिसको जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क पब्लिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी लाना इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2005 से इसको पब्लिश किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है, क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए देश क्या कर रहे हैं। कुल मिला के 63 कंट्रीज की परफॉर्मेंस और यूरोपियन यूनियन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, जो कि लगभग 90% है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है इनको, परफॉर्मेंस कैसे असेस कर रहे हैं, उसके लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को देख रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी 20% है, इस पूरा एक इन्होंने मैट्रिक्स इंडेक्स बना रखा है। 20% एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी 20%, इसके बेसिस पे वो डेटा देते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट क्या है, कौन पब्लिश कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है। प्रीलिम्स के लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें अगर हम बात करें इंडिया की, तो 2025 में 23वें नंबर पे हैं, 2024 में हम 10वें नंबर पे थे। टॉप 1 to 3 कोई रैंक नहीं है, और बाकी जो रैंक्स हैं वो चेंज होती रहती है। इंडिया के लिए रेलेवेंट जो रैंक्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो 2024 में हम 10th नंबर स्पॉट पे थे, 23 में हम 7th स्पॉट में थे, सडनली 25 में हम 23वें स्पॉट में आ गए। उसका बहुत बड़ा कारण है कि एमिशन गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वो बढ़े। दैट इज वन ऑफ द रीजन। FAO report on the state of the world's land and water resources, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसने ये रिपोर्ट दी है। क्लियर मैसेज यहां निकल के आ रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है ये सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रूरल लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी असर हो रहा है। तो मेथोडोलॉजी क्या थी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, सॉइल में कितना एरोजन हो रहा है, सॉइल वाटर की क्या सिचुएशन है। उसके बेसिस पे वो कह रहे हैं कि भाई सीरियस प्रॉब्लम्स हैं सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर, और सॉइल की फर्टिलिटी इज की टू फूड सिक्योरिटी। दैट इज वाई वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि लगभग 36 लाख हेक्टेयर जो क्रॉप लैंड है, हर साल उसको अबंडन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन। ऑब्वियसली एशियन कंट्रीज सबसे ज्यादा इससे इंपैक्टेड है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर खतरा हो सकता है आने वाले सालों में और दशकों में इसके कारण। तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। FAO की रिपोर्ट बहुत ही क्रूशल हो जाती है। फिर है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया 9th रैंक पे है। बेलम में रिपोर्ट ये रिलीज हुई, तो इसको भी जर्मन वॉच ने पब्लिश किया और इसको ब्राजील के अंदर रिलीज कर दिया। 2006 से पब्लिश हो रही है। मोस्टली इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं है। जो डेटा है इंटरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस का, वर्ल्ड बैंक का और IMF का, वो डेटा कंपाइल करके यहाँ पे उसके बेसिस पे रिपोर्ट लाई जा रही। तो एक्सट्रीम वेदर जो है उसने लगभग 8.5 लाख लोगों की जान ले ली, 4.5 ट्रिलियन का नुकसान करा दिया दुनिया को 1995 से। तो 30 सालों के अंदर अंदर फ्लड्स, स्टॉर्म्स, ड्राउट, हीट वेव सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। रिपोर्ट क्या है, कौन पब्लिश करता है, उसका कोर कंटेंट क्या है, दैट इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। टाइगर रिटर्न्स टू रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि पहली बार 32 सालों में रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेल टाइगर देखा गया। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1982 और सेंचुरी फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ गुजरात विद
मध्य प्रदेश। जो फॉरेस्ट एरिया है रतन महल्स के, जो रिवर पनम का कैचमेंट एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है सेंट्रल गुजरात के लिए, तो यहाँ पे टाइगर देखा गया है। गुजरात ज्वाइंस द रेयर लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट जहां पे आपको लायन, लेपर्ड और टाइगर तीनों दिखाई देते हैं। गुजरात इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन इन द गिर रिजर्व्स बट नॉट फॉर बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर आपको यहाँ पे दिखा, एक्सटेंट हो गया था 1989 में। कॉन्ग्रेचुलेशन टू गुजरात। माइग्रेटरी कोई टाइगर होगा जो उस एरिया पे आ गया, वहां साइट हुआ तो अब चर्चा में आ गया। ये पूरा जो हमारा सेंचुरी है। पेम्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो पेम्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाउंड्रीज हैं उनको अल्टर करने के लिए मिनिस्ट्री की वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे चर्चा में है, जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशन था, उसके बाद ये काम किया गया। तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की, वहां पे ये पर्टिकुलर जो सेंचुरी है वो लोकेटेड है और इट इज नेक्स्ट टू आंध्र प्रदेश बॉर्डर ओनली। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, 1983 में ये सेटअप की गई थी। ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वाइल्ड बफेलो कंजर्वेशन के लिए, ये जो सेट किया जा रहा है, जो चेंज किया जा रहा है, ये एंटी नक्सल ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इन्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। फ्लोरा और फ्लोना की बात होगी तो साल और ट्रीज की बात होगी, और अदरवाइज एज यू कैन सी ब्यूटीफुल वाइल्ड बफेलो इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वाइल्ड बिसन, टाइगर और चीतल और फौना बाकी आपको यहाँ मिलेगी। दैट इज देयर। फिर है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स सरंदा फॉरेस्ट टू बी डिजिग्नेटेड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो झारखंड गवर्नमेंट को आदेश दिया गया है कि सरंडा फॉरेस्ट एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेजिग्नेट किया जाए, ताकि लीगल ऑब्लिगेशंस रखे जा सकें राज्य सरकार के ऊपर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एरिया। सरंदा जिसका नाम है, और वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड की, वहां पे लोकेटेड है। लगभग 856 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जिसमें से 816 रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में ऑलरेडी आता है। उसको सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिस इज एन एरिया ऑफ 700 हिल्स, इसीलिए इसका नाम सरंडा फॉरेस्ट है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ एलिफेंट्स मिलते हैं, और दुनिया के बहुत ही प्रिस्टीन जो साल ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो 4 हॉर्न्ड एंटेलोप, एशियन पाम सिवेट, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज, वाइल्ड एलिफेंट्स आपको दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ 26% इंडिया का जो आयरन ओर है वो अभी यहीं पे लोकेटेड है। स्मगलिंग भी होती रहती है, ये जो साल ट्रीज हैं पर्टिकुलरली इनकी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग था, उसके बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजन दिया और उनको आदेश दिया गया, क्योंकि चर्चा में था। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। फिर है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बन गया। इट इज लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालयन रीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 7,770 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो मोस्टली आपको जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहां पे दिखाई देगा। तो एल्टीट्यूड इसमें लगभग 3000 से 6000 मीटर के आसपास बनता है, और ये जो फ्रेजाइल कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो पूरा सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो इट्स ए पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम and a picturesque site, one of the most beautiful sites you will ever see in life. They are located in Himachal Pradesh. So whenever you get a chance, definitely visit after prelims, after clearing the exam. तो यहाँ पे जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है इसको रखा गया है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, देश में 18 हो गए हैं। पहला नीलगिरी से शुरुआत हुई थी। इन सीटो कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए ये यूनेस्को का इनिशिएटिव था। इसको दुनिया भर के देशों ने काफी सहयोग प्रदान किया। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो अभी ये लिस्ट हमारे सामने है। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद नहीं कर सकते, नेशनल पार्क आपको याद करने हैं। अगर नहीं किए हैं तो एक बार लिस्ट जरूर देख लेना। और जो रिजर्व्स हैं ये तो आसान है याद करने, इनको एक बार देख लेना कौन सा किस स्टेट में है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। एक है बायोस्फीयर रिजर्व देश के, और एक है ऐसे रिजर्व्स जो मैन एंड वाइल्ड जो प्रोग्राम है यूनेस्को का उसका हिस्सा है। तो अब वाइल्ड जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है उसका हिस्सा हो गया। नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019 का कहता है कि देश में 1977 की तुलना में और 2013 की तुलना में भी देश में जो ऊंट है, कैमल पॉपुलेशन है, वो बहुत तेजी से नीचे गई है। और मोस्टली ये जो हमारे ऊंट हैं, कैमल हैं, मिलते कहाँ हैं, राजस्थान और गुजरात में। अब इनकी जो ब्रीड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा इनिशिएटिव है इनके कंजर्वेशन के लिए लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर है, एफएओ के साथ इन्होंने बनाया है। बहुत सारी यहाँ पे
इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म, स्टेट गवर्नमेंट, सब इसमें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो रेलिवेंट है वो रेलिवेंट है इनकी जो ब्रीड्स हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवारी, कचरी, खराई, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दिखाई देंगी, थोड़ा सा गैप साइज और शेप में हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट गैप है वो आपको बैक्टीरियन कैमल्स मिलेगा, जो कि लद्दाख में मिलते हैं, डबल हम्प्ड होते हैं। इस बार काफी रेलिवेंट है ये, क्यों? क्योंकि इस साल के रिपब्लिक डे परेड में इनकी भी परेड हुई थी। दैट इज वाई जो डबल हम्प्ड कैमल्स हैं ये हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था पर्टिकुलरली खरई ब्रीड को लेके एक बार, आज से कुछ सालों पहले। ये कोस्टल ब्रीड है, एक्सेलेंट स्विमर्स कैटेगरी में आते हैं। दे आर अडॉप्टेड टू मैंग्रोव, दे फीड ऑन मैंग्रोव्स, काफी अच्छा तैरते हैं पानी में। खरई ब्रीड इन गुजरात। नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप, इंडिया लॉन्चिंग द नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन अबू धाबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड असेसमेंट, जहां लगभग 11,000 भारतीय स्पेसीज ऑफ प्लांट एनिमल्स को परखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, और उनको उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, जैसे IUCN की लिस्ट होती है, रेड लिस्ट जिसे हम कहते हैं। कोई एनिमल अगर लीस्ट कंसर्न में है, वल्नरेबल है, या इंडेंजर्ड है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या एक्सटिंक्ट है, या एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, सारी बातें वहां पे की जाती हैं। So that is very very important. It will be published in the form of peer-reviewed individual assessment, thematic publications as books and user-friendly online database. तो इसमें भारत सरकार अब काम करने जा रही है। तो आपको इंडिया की भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिस्ट जो है, नेशनल रेड लिस्ट, दिखाई देगी। काफी अच्छा इनिशिएटिव। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस चर्चा में है, ये हुई इसी पे अनाउंसमेंट हुआ रेड लिस्ट का। तो हर 4 साल पे ये होती है। इसका पर्पस है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑब्वियसली। और इस बार ये जो समिट थी अबू धाबी UAE के अंदर हुई, और इसमें इंडिया की सोनाली घोष को, जो कि पहली इंडियन हैं जिनको इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इन नेशनल पार्क एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया गया है। तो इनका नाम जरूरी है यहाँ पे, और इसी कांग्रेस के अंदर दिया गया। और जो मोशन है 042 वो काफी रेलेवेंट है। ये क्या है? ये मोशन है बेसिकली अडॉप्ट किया इस कांग्रेस ने, बिकमिंग द फर्स्ट मल्टीलेटरल बॉडी टू एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एज थ्रेट टू नेचर। तो मोशन 042 कहां पे हुआ? अबू धाबी में। किस कांग्रेस में? IUCN कांग्रेस में, जो कि 4 साल में होती है। इसमें उन्होंने कहा कि जो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन है वो थ्रेट है टू नेचर। दैट्स ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज। मोशन 042 किससे जुड़ा हुआ है और किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, किसको एड्रेस कर रहा है, दैट्स ऑल। यहां पे बात कही गई है फेजिंग आउट कोल, ऑयल, गैस, इनके ऊपर। अंटार्कटिका में जो इंडिया की जर्नी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसको नया एक आयाम मिला जब मैत्री 2, एक नया रिसर्च स्टेशन, उसको ईस्टर्न अंटार्कटिका में इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। तो 1981 में हमारा काम वहां पे शुरू हुआ था। जनवरी 2082 में बेसिकली इस्टेब्लिश होने लगे जो इंडिया के स्टेशन हैं। इंडिया बिकेम ए कंसल्टेटिव पार्टी ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम इन 1983, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर एक बॉडी है NCPOR, ये हैंडल करती है सारा जो हमारा पोलर एरिया का रिसर्च है। तो हमारे पास वहां दक्षिण गंगोत्री 1983 में, उसके बाद मैत्री 1989 में, फिर भारती 2012 में, और अब मैत्री 2 जिसको प्रपोज किया जा रहा है ईस्टर्न अंटार्कटिका के अंदर। तो 4 स्टेशन हो जाएंगे, 3 ऑलरेडी हैं, चौथा जो है बनाया जाने वाला है। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर। कब शुरू हुआ काम और अभी क्या सिचुएशन है, कौन इसको हैंडल करता है, ये है सिचुएशन। तो अब ये है भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, और ये मैत्री 2 जिसको जो प्रपोज्ड है, जिसको बनाने की बात हो रही है। इंडियाज एलिफेंट काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडिया में पहली बार DNA बेस्ड सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेट एलिफेंट्स का दिया गया है, पहली बार DNA बेस्ड, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। जो नंबर्स हैं कई बार एग्जैजरेटेड भी आते हैं, बाद में फिर हमारे जो इंडिया में कंसर्न सिटीजन हैं वो कहते हैं कि नंबर फर्स्ट हैं, इससे भी कम नंबर्स हैं एलिफेंट्स के किसी भी स्पीसीज की। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है DNA बेस्ड मार्क रिकैप्चर सर्वे। अगर सवाल आ जाता है कि DNA बेस्ड मार्क रिकैप्चर सर्वे किस सेंसस में इस्तेमाल किया गया, एलिफेंट सेंसस में इस्तेमाल किया गया। तो यहां पे बताया जा रहा है कि 22,446 एशियन एलिफेंट्स इंडिया में है। सबसे ज्यादा ऑब्वियसली कर्नाटका में है, उसके बाद आसाम है, तमिलनाडु है, फिर केरला है, 5वें नंबर पे उत्तराखंड है। तो 2017 की तुलना में लगभग 17% का डिक्लाइन एशियाटिक एलिफेंट की पॉपुलेशन में इंडिया में हो गया, जो कि बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। जो लोग भी न्यूज आइटम्स को कवर करते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को,
वो आपको दिखाई दे जाएगा कि नंबर अभी और कम होंगे अनफॉर्चुनेटली। प्रोटेक्टेड एरिया श्रिंक होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कैसे हैंडल होगा? गर्मी, क्लाइमेट चेंज सिर पे है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, खेत खेत बढ़ते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज एंड यू हैव टू रिमेंबर। Wheat grown for the first time in Thar desert using desert solidification technology, जैसा आपको दिखाई दे रहा है इस पूरी फोटोग्राफ में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने एक्सपेरिमेंट किया है, कहां पे? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्या काम कर रहा है? ये जो सॉइल है ये इनफर्टाइल है, यहाँ पे खेती नहीं हो सकती। यस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके, बायो फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके खेती हो सकती है। कैसे भाई? ये जो पॉलीमर्स हैं ये सॉइल कंडीशनर्स का काम करते हैं, क्योंकि जो रेत होती है बहुत ही पोरस होती है, वो होल्ड नहीं कर सकती मॉइस्चर को भी, तो उसको सैंड पार्टिकल्स को लिंक करता है ये पॉलीमर, जैसे ज़ंथाम गम, गुआर गम ये करेगा। और बायो फॉर्मुलेशन में बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, their metabolites into products that can be used to enhance plant growth, protect against disease, improve soil health। तो दोनों का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऐसी सॉइल तैयार की जा रही है जहां पे खेती हो सके। दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो प्रोजेक्ट कहां पे है और किसका इस्तेमाल हो रहा है? पॉलीमर्स एंड बायो फॉर्मुलेशन, ये चीज हमें याद रखनी, दैट्स ऑल इस चीज के अंदर। क्लाउड सीडिंग चर्चा में रही, फेल्ड एफर्ट के कारण इंडिया में रही। दिल्ली में हुआ था ये काम आईआईटी कानपुर के कोलैबोरेशन के साथ, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, करोड़ों रुपए वेस्ट हो गए, अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट को वेस्ट मानते हैं तो। बट नॉनदलेस ये इंपॉर्टेंट है, इस साल के प्रीलिम्स से सवाल आना है इसमें। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग रेनफॉल। आप सॉल्ट मिक्सचर जिसमें आप सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनको क्लाउड में रिलीज करते हो फ्लेयर्स के माध्यम से। जनरली ऐसा काम होता है। क्या उससे क्या फायदा होगा? उससे ये एज ए न्यूक्लियाई काम करेंगे, जो आसपास मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाएगा, उसमें कंडेंस हो जाएगा और उसके फॉर्मेट में रेनफॉल हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो यहाँ एयरप्लेन्स, रॉकेट्स, मशीन ऑन द ग्राउंड का इस्तेमाल हुआ, जनरली प्लेन्स का होता है। यहाँ दिल्ली वाले प्रोजेक्ट में प्लेन का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे क्लाउड्स में सब्सटेंसेस को रिलीज किया जाता है, ड्रॉपलेट्स कंबाइंड होते हैं, बारिश हो जाती है। क्या सिर्फ पानी नहीं गिर रहा इसके लिए ये काम होता है, या फिर मौसम बहुत खराब है, पोल्यूशन ज्यादा है, जैसे दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन ज्यादा होता है ठंडियों में? No, not only for droughts, but also to reduce hail, clear fog, improve air quality, increase snowfall। इन सब के केसेस में इसका इस्तेमाल होता है। भारत में ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है। 1973 में आईटीईएम ने ट्राई किया था तमिलनाडु में, 1974 में मुंबई में हुआ। तो 1970 के दशक में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स इंडिया कर चुका है। 2009 का एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है की पीक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाउड एरोसोल इंटरजेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। 2009 में आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, आईआईटी एम पुणे ने इसको लॉन्च किया था। क्लाउड सीडिंग के बेनिफिट्स और बाकी रियल टाउन जो एनालिसिस है उसको टेस्ट करने के लिए सोलापुर में, जो कि बहुत ही ड्रॉट प्रोन एरिया है महाराष्ट्र का, वहां पे फील्ड ट्रायल्स भी हुए थे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोजेक्ट है भारत में कब हुआ था, इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम, वो चीज हमें दिमाग में रखनी है। फ्लेयर्स के अंदर क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जो छोटी सी हिस्ट्री है और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी। आंध्र प्रदेश ग्रेट ग्रीन वॉल, जीजीडब्ल्यू, अरावली ग्रीन वॉल, अफ्रीकन ग्रीन वॉल, इनसे इंस्पायर होके आंध्र प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे बहुत समस्याएं हैं। ईस्टर्न उनकी जो कोस्ट है वो डिग्रेड हो गई है, मैंग्रोव्स वहां पे कवर लॉस हो रहा है, और जो सिरदर्द है बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन का, सुनामी का, वो बराबर बना हुआ है। तो जीजीडब्ल्यू के ऊपर काम हो रहा है। लगभग 1053 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को कवर किया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे और पर्पस ये है कि मैनग्रोव्स लगा के, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन लगा के, इनलैंड वेजिटेशन से, सैंड ड्यून्स के माध्यम से जो डिजास्टर्स हैं वाटर बॉर्न, उनको एड्रेस किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके एटलीस्ट। तो ये है पर्पस। जो मैप है वो आपको दिखाएगा कि पूरा जो कोस्ट है इनका, इसमें ये कवर करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। उनकी जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंट का, वो इसको लीड कर रहा है। बिहार नेचुरल जो ट्रेजर्स हैं नाउ रामसर साइट्स, तो गोकुल जलाशय बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक ऑक्सबो लेक है, और उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण में है, जो कि एक ऑक्सबो लेक है, दोनों ऑक्सबो लेक है, इनको रामसर साइट में ऐड कर दिया गया। तो अभी हमने देखी दो साइट, जो कि एक राजस्थान में थी, एक छत्तीसगढ़ में थी, और अब ये दोनों साइट्स जो कि बिहार के अंदर हैं, गोकुल जलाशय बक्सर, उदय जो
उदयपुर झील है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उदयपुर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हो सकता है राजस्थान का हो, नो, ये कहां पे है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। दोनों ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होती है? बेसिक अपना जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी है उसको रिवाइज करो, दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि न्यूज में था। फिर है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चर्चा में है। तो रिपोर्ट एक आई रिसेंटली जिसने हाईलाइट किया कि लगभग 100 वाइल्ड बोस की जान चली गई इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। बहुत ही क्रूशल है इस साल के प्रीलिम्स के लिए। क्यों चली गई जान? क्योंकि कहा जा रहा है कि नंगल जो लेक है उसमें गंदा पानी पीने से ये काम हुआ है। वहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो वेस्ट है वो डंप करती हैं इसके अंदर, तो ये नुकसान हुआ है। कहां पे लोकेटेड है ये? रूपनगर डिस्ट्रिक्ट, शिवालिक हिल्स के फुट हिल्स में, पंजाब में ये सेंचुरी लोकेटेड है। 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया। 2019 में यह रामसर साइट बनी थी और एरिया लगभग 116 स्क्वायर हेक्टेयर्स का है। नंगल जो वेटलैंड है ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज रिवर, दिस इज पार्ट ऑफ दैट। इट्स बेसिकली मैन मेड रिजर्वायर। भाखरा नागल प्रोजेक्ट 1961 में जो बना था उसके बाद ये निकल के आई। 2019 में इसको रामसर साइट का टैग मिल गया था और अभी यहाँ पे डेथ्स हुई हैं, दैट इज वाई इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। और प्रीलिम्स में ये जो साइट है कहां पे ये है, क्या ये मैन मेड है, नेचर मेड है, ये सारे जो सवाल हैं प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। पॉसिबिलिटी। सावलकोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस साल इंडस वाटर सिस्टम को बहुत तरीके से पढ़ना, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने पिछले साल अबेयंस में डाला था, तो बहुत ही क्रूशल है। सारा कुछ क्रूशल है। उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं पूरे सिस्टम की, कौन सा एरिया कौन सी रिवर कवर करती है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अगर अरेंज करने के लिया जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चिनाब रिवर जो कि सो कॉल्ड इंडिया ने पाकिस्तान को दे रखी है एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, वहां पे सावलकोटे प्रोजेक्ट की बात कही जा रही। तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने एक फ्रेश क्लियरेंस यहाँ पे इनको दे दिया है। जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर में ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये रन ऑफ द रिवर स्कीम है। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है कि बड़ा रिजर्वायर नहीं बनाया जाएगा, बड़े तौर पे पानी नहीं रोका जाएगा और सिर्फ इस्तेमाल होगा जो रनिंग वाटर है उसका फॉर पावर जनरेशन। तो ट्रीटी के अंदर ये एक्सेप्टेबल है एक तरीके से। ट्रीटी का वायलेशन प्रॉपर तब होगा जब इंडिया कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहां पे लगाता है, दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो जितने रिवर्स हैं, चाहे वो झेलम में हो, चाहे वो बीस में हो, चाहे वो रावी में हो, इसके अलावा इंडस में अगर कोई प्रोजेक्ट है वो भी आपको याद रखना है। सतलुज तो चलो इंडियन फुल यूटिलाइज रिवर है, उसमें भी जो है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडस, झेलम और चेनाब, जो सो कॉल्ड इंडिया ने रिवर्स पाकिस्तान को दी, ये 3 रिवर्स, इनके ऊपर जितने प्रोजेक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो प्रोजेक्ट न्यूज में है ये कहां पे? चेनाब रिवर में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाई सीज ट्रीटी चर्चा में है। बीबीएनजे एग्रीमेंट बहुत ही क्रूशल इस साल के प्रीलिम्स के लिए। यूएन के यूनिक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज 1982 का जो एग्रीमेंट था, उसके तहत तीसरी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। पहली ट्रीटी थी सीबेड एक्सप्लोरेशन को लेके यूनिक्लोज के अंदर, दूसरी ट्रीटी थी फिश स्टॉक्स को लेके, ये तीसरी ट्रीटी है। पर्पस क्या था इसका? पर्पस है जो हाई सीज हैं वहां मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, हाई सीज को पोल्यूशन और बाकी जो मैन मेड डिजास्टर्स हो रहे हैं, मैन मेड डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंट को, उसको रोकना, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ द हाई सीज ट्रीटी। तो एवरीथिंग यू हैव टू रीड इट अबाउट। जो ट्रीटी है 17 जनवरी 2026 को फोर्स में आ चुकी है। तो अब कोई भी बड़े प्रोजेक्ट जो हाई सीज पे होंगे, चाहे माइनिंग के हों या अदरवाइज हो, उनको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन असेसमेंट EIA के बैरियर से गुजरना होगा। मिलिट्री एक्टिविटीज के अंदर आएंगी नहीं, वॉलंटरली स्टेट्स को कहा जा रहा है कि आप कंसिडर करें, बट मिलिट्री एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएंगे। डीपर इनटू द ब्लू, इंडिया एक्वानॉट्स ट्रेवल डीप इनटू द अटलांटिक ओशन थ्रू ए फ्रेंच वेसल। भारत का खुद का जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है उसकी ट्रेनिंग के तौर पे आप इस इनिशिएटिव को मान सकते हैं, जो कि फ्रेंच हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ हुआ। तो समुद्रयान प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है अंडर डीप ओशन मिशन। पर्पस है 6000 मीटर तक भारतीय जो एक्वानॉट्स हैं उनको लेके जाया जाए। टाइमलाइन है 2020-21 से 25-26, 5 साल के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई इसकी कोऑर्डिनेशन एजेंसी। 6000 मीटर, 6 किलोमीटर, इंडिया की सबसे पोटेंट सबमरीन है INS अरिहंत क्लास, वो भी सिर्फ 600 मीटर डेप्थ तक ऑपरेट करती हैं, और हम बात कर रहे हैं 6000 मीटर की। तो मत्स्य जो 6000 हमारा ये पूरा एक
समर्सिबल है वो लेके जाएगा, काफी मजबूती से इसको बनाया गया है, कॉम्प्रहेंसिव एरे ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इसमें होंगे। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन आजकल बहुत ही क्रूशल हो चुका है, मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज ऑल्सो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसका इस्तेमाल कमर्शियल एरियाज में भी हो रहा है। तो फॉर ऑल पर्पसेस कंबाइंड वी नीड टू हैव प्रेजेंस इन द डीप ओशंस, दैट इज व्हाई इट इज देयर। इंडिया सिक्योर्स लैंडमार्क एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो कि यूनिक्लोज के अंदर बनाई गई है, फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड डिपॉजिट्स इन कार्लसबर्ग रिज। तो इंडिया को ये एक लाइसेंस दिया गया है। शुरुआत करें हिस्ट्री में, हमने 1987 में पायनियर इन्वेस्टर का लाइसेंस लिया था, एक टैग ले लिया था उनसे। उसके बाद सन 2002 में इंडिया ने पहला एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर मिनरल मॉड्यूल्स इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, जो कि मार्च 2027 में एक्सपायर हो जाएगा। और अब 2016 में एक साइन किया गया था पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के लिए, जो कि 2031 तक वैलिड है। और 24 में इंडिया ने साइन किया, अप्लाई किया एडिशनल एक्सप्लोरेशन राइट्स का, जो कि उन्हें मिल गए। पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स बहुत ही क्रूशल होते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स आपको इन नोड्यूल्स में मिलते हैं। कॉपर है, गोल्ड है, और भी तरह तरह के आपको यहाँ पे जो समुद्र है वो संपदा अपनी लुटाने में हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। तो जो एरिया है कार्लसबर्ग रिज, कहां पे ये रिज है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कार्लसबर्ग रिज, अरेबियन सी, एज यू कैन सी, इंडियन ओशन अरेबियन सी एरिया में। तो ये जितने लैंडमार्क्स हैं, सोमाली बेसिन हो गया, कार्लसबर्ग रिज हो गया, चागोस बैंक हो गया, इस साल चागोस भी सवाल आएगा प्रीलिम्स के ऊपर। एक चागोस आइलैंड चर्चा में था अभी यूके और मालदीव्स का एक एग्रीमेंट हुआ था पिछले साल, तो न्यूज में है, ये आएगा प्रीलिम्स में। इसके अलावा कोकोस बेसिन हो गया, जावा ट्रेंच, साइक्लोन प्लेन, ये सारे जो लैंडमार्क्स हैं प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। बट कार्लसबर्ग ब्रिज कहां पे है, रिज कहां पे है, ये याद रखना है। 10% इसोबुटनॉल ब्लेंडिंग विद डीजल चर्चा में है। अभी सरकार बात कर रही है E20 की, इथेनॉल 20 फ्यूल, 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल, E85 85% इथेनॉल 15% पेट्रोल, और E100 100% इथेनॉल 0% पेट्रोल, अंडर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। तो अब इसी कड़ी में आगे का इनिशिएटिव है कि भाई साहब, एथेनॉल तो पेट्रोल में मिलता है पर डीजल में नहीं मिल सकता, तो डीजल की ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो डीजल में आपको क्या मिलाना है, आइसोबुटनॉल, ये मिलाना है क्या ये एक अल्कोहल कंपाउंड है विद फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज, और इसको मोस्टली इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम, पेंट्स और कोटिंग्स में। तो बायोफ्यूल से ही बनता है, एथेनॉल से ही बनता है, एथेनॉल के फर्मेंटेशन से बनता है, और जब ये बनता है इसको बोलते हैं आइसोबुटनॉल। इसको आप डीजल से मिक्स कर सकते हो, दैट इज द पर्पस। डीजल से मिक्स करके बहुत सारे टारगेट्स अचीव करना चाहती है सरकार, अपना इंपोर्ट बिल कम करना चाहती है क्रूड ऑयल का, फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है, और क्लीन फ्यूल भी है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी चर्चा में है। इंडिया की जो पॉलिसी है जियोथर्मल एनर्जी पे, दैट इज वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि आईईए मानता है कि चाइना, यूएस और इंडिया के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी के, लगभग 4.2 गीगावाट बाय 2035 एंड 100 गीगावाट बाय 2045। बहुत बड़ा जियोथर्मल रिसोर्स बेस है इंडिया के पास, दैट इज वेरी वेरी क्रूशल। जो एरियाज हैं जीएसआई ने जिनको आइडेंटिफाई किया है, जियोग्राफिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने जो आइडेंटिफाई किया, हिमालयन जियोथर्मल प्रोविंस, नागा लोसाई बेल्ट, अंडमान निकोबार, सोन नर्मदा तापी, वेस्ट कोस्ट, कैंपल गार्बन, अरावली, महानदी, गोदावरी एंड साउथ इंडियन क्रेटोनिक। तो दैट इज वेरी वेरी क्रूशल है। तो जीएसआई जो सर्वे है वो इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है। तो जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो दिस इज ए क्लीनर फ्यूल कंपेयर टू ऑयल और गैस, दैट इज द पर्पस। 2025 की जो पॉलिसी है वो रिलीज हुई है। किसने रिलीज किया है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया। ये मैप है जहां पे लोकेटेड है हमारी थर्मल एनर्जी, जहां पे ज्यादा आपको सिस्मिक एक्टिविटी होगी, हिमालयन बेल्ट, नॉर्थ इंडियन बेल्ट, और जो रिफ्ट वैलीज हैं जैसे सोन या पर्टिकुलर नर्मदा तापी की जो लिफ्ट वैलीज हैं वहां पे आपको दिखाई देगा। गोदावरी और कृष्णा जो बेसिन्स हैं, डेल्टाज हैं, वहां पे आपको दिखाई देगा। स्टील स्लैग चर्चा में है। स्टील स्लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है हमारे स्टील इंडस्ट्री का,
और ये मोस्टली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा रोड के कंस्ट्रक्शन में, रोड में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। 19 मिलियन टन हर साल स्टील स्लैग जनरेट होता है। इस स्टील स्लैग का इस्तेमाल हो सकता है बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, इंडिया में जो हाईवेज एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उसके अंदर। तो ये स्ट्रॉन्गर होंगी, रोड्स जो होंगी ड्यूरेबल होंगी, सस्टेनेबल होंगी, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम होगा, और ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको आप इस्तेमाल कर लोगे, अच्छी चीज है। तो अभी ये जो CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में, उन्होंने एक रिसर्च की और रोड कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की मदद से। स्टील स्लैग एक नॉन मेटालिक बायो प्रोडक्ट होता है जो कि स्टील मेकिंग प्रोसेस से बनता है। सोल्यूशन होता है बेसिकली ये सिलिकेट और ऑक्साइड्स का, जो कि कूलिंग के कारण ठंडे हो जाते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। और बिटुमिनस मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन काफी बढ़िया है, और बाइंडर मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो ऑल इन ऑल एक इंडस्ट्री का वेस्ट दूसरी इंडस्ट्री के लिए ग्रेट इनपुट। स्टील स्लैग क्या है ये केमिकली, यू शुड नो। इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यू शुड नो। और क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं और क्या बेनिफिट यहाँ पे हो सकते हैं। इंडिया लीड्स ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन। इंडिया का जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जो इनिशिएटिव्स हैं, वहां पे इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस एक्ट के थ्रू जितने भी ऑफिशियल्स हैं और उनको एग्जम्पशन दे दिया है, जो इस अलायंस के अंदर काम कर रहे हैं, विदेशी जो डिप्लोमेट्स हैं, विदेशी जो नागरिक हैं, उनको एग्जम्पशन दिए गए हैं। ये कोलिशन 95 रेंज कंट्रीज के लिए बनाया गया था। हालांकि इसमें आउटसाइड रेंज की कंट्रीज भी, जहां पे ये बड़ी कैट्स ना मिलती हो, 7 बड़ी जो बिल्लियां हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा, जो नहीं भी मिलते जहां पे जिन देशों में, वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। इन्हीं कैट्स के कंजर्वेशन के लिए ये इनिशिएटिव है। कब लॉन्च हुआ? 2023 में हुआ। किसने स्टैब्लिश किया? थ्रू नेशनल, हमारा NTCA जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका लीड यहाँ पे एजेंसी है। पहली असेंबली 2025 में जून में पिछले साल हुई थी, इसलिए रेलेवेंट है इस साल के प्रीलिम्स के लिए। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल UN कंट्रीज, स्पेशली दोज जो होस्ट करती हैं स्पेसीज को। नॉन रेंज कंट्रीज भी इसका हिस्सा हो सकती है। तो साथ के साथ कैट आपको याद रखनी है। कब असेंबली हुई थी, कौन यहाँ पे लीडिंग इंडिया में इंस्टीट्यूशन है जो इसको लीड करता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। फिर है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टेक्नोलॉजीज। तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत चर्चा में रही साल भर हमारे एनर्जी ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो कलर कोडिंग होती है हाइड्रोजन की, ये कैसे होती है। तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल सेल, दो अलग अलग चीजें। फ्यूल सेल बहुत अलग चीज है। फ्यूल सेल में आप इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करोगे जो इसका आउटपुट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनेगी? इलेक्ट्रोसिस करोगे वाटर का, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। H2O को तोड़ोगे, H2 को जब तोड़ोगे तो हाइड्रोजन निकल आएगा, ऑक्सीजन निकल आएगा। कैसे तोड़ोगे? इलेक्ट्रोसिस से तोड़ोगे। पानी को रखोगे बीच में और उसमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो थ्रू इट इन ए वे। कॉमन पार्लेंस में समझो इस चीज को। तो जो बिजली है, इलेक्ट्रोसिस की जो प्रोसेस है, वो तोड़ देगी पानी को, H2O को तोड़ देगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन निकल आएगी। उसको हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों भाई? क्योंकि जिस बिजली से आप तोड़ रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो सोलर से बनी है। दैट्स ऑल। सिमिलरली ब्लू हाइड्रोजन, यहाँ पे आप ग्रे या ब्राउन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हो। CO2 स्टोर्ड और रीयूज हो रही है। ग्रे हाइड्रोजन में स्टीम जो है नेचुरल गैस की है, ब्राउन हाइड्रोजन में फॉसिल फ्यूल्स की है, पिंक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोसिस न्यूक्लियर पावर से हो रही है। इस तरह से कलर कोडिंग की जाती है। तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे ये हमें समझना है, किस बेसिस पे हो रही है और किस कलर के साथ कौन सी पावर जुड़ी हुई है, ये याद कर लो, सारा मामला यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दिस इज येलो, दिस इज ग्रे, ब्लू, पिंक, ब्राउन एंड ग्रीन। दैट्स ऑल। येलो में ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी या फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल का इस्तेमाल होता है। इंडिया रिवाइजेस पॉलिसी, नो मैंडेट फॉर FGD यूनिट्स इन कोल्ड फायर पावर प्लांट्स। बहुत ही क्रूशल न्यूज पिछले साल की, जहां पे जो फ्लू गैस डिजर्टिफिकेशन यूनिट्स हैं इन ऑल कोल फायर थर्मल पावर प्लांट्स, उनमें भारत सरकार ने अपनी डिकेड ओल्ड पॉलिसी को पलटा दिया है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि सारे एरियाज में, स्टेशंस में चेक किया गया एयर पोल्यूशन के लेवल को, और जिन प्लांट्स में FGD यूनिट्स थी और जिन प्लांट्स में नहीं थी FGD यूनिट्स, उनके आसपास कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं मिला रिपोर्ट में, एयर पोल्यूशन की मैट्रिक्स में। तो सरकार ने कहा कोई मतलब नहीं है इसका। है क्या ये? फ्यूल गैस क्या होती है भाई? जब आप फॉसिल फ्यूल जलाते हो तो एमिशन होते हैं इन गैसेस के, जिनको बोलते हैं फ्लू गैस। मोस्टली CO2, SO2, NOx और पर्टिकुलेट मैटर इसमें होते हैं। तो आप पावर प्लांट जो हैं, थर्मल पावर प्लांट, जहां बिजली बनाई जा रही है कोयले को जला के, वहां पे आप इन यूनिट्स को लगाते हो
ताकि ये जो SO2 है पर्टिकुलरली, इसको ये ऑब्जॉर्व कर ले और एटमॉस्फेयर में रिलीज ये ना होने पाए, उसको वहां पे ट्रीट कर दिया जाए, क्योंकि एसिडिक गैस होती है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वहीं पे उसको ट्रीट कर दिया जाए। दैट इज व्हाट FGD यूनिट्स आर। लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है, तो हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स ऑपरेटर्स हैं इसको लगाना नहीं चाहते, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन होता है, आप एक तरह से लाइम स्टोन्स को यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, SO2 से रिएक्ट करते हैं और वहां पे कैप्चर कर ली जाती है। एक होता है वेट लाइम स्टोन, यहाँ पे आप लाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हो लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में। और सी वाटर का भी इस्तेमाल होता है, अगर आपके प्लांट कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है तो सी वाटर का भी इस्तेमाल होता है। तो 3 तरीके हैं जिनसे ये काम होता है। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली वेट लाइमस्टोन और ड्राई इंजेक्शन का इस्तेमाल होता रहा है। अब सरकार कह रही कोई जरूरत नहीं। दैट इज व्हाट इट इज। एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इन गुजरात सोर्स, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में हमारा एशियाटिक लायन आता है, शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। तो 5 साल में ये गुजरात सरकार सेंसस करती है, तो 674 नंबर था, वो बढ़ के 891 हो गया 5 साल के अंदर। तो 16वां सेंसस का डेटा आ चुका है। पिछला जो सेंसस था 2020 में हुआ था, लगभग 33%, 32.2% इंक्रीज यहाँ पे देखी गई है। 507 लायंस जो है नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में मिले हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि मैक्सिमम लायंस कहां हैं? गिर नेशनल पार्क्स, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पे आपको कोर पॉपुलेशन मिलेगी। इसके अलावा अमरेली डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट काउंट है, मितेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पॉपुलेशन डबल हो गई, जो कि न्यूज में है इसलिए हमें याद रखना है। और गिर नेशनल पार्क, पूरा पार्क ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सेंसस किसका है? भारत सरकार का सेंसस नहीं है, गुजरात गवर्नमेंट का सेंसस है। 2020 में हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। नंबर में इतना ग्रोथ आपको यहां पे दिखाई दे रही है। जो इंपॉर्टेंट यहां पे सेंचुरीज हैं उनका सिर्फ हमें नाम याद रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। दैट्स ऑल टुडेस क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द एंटायर लेक्चर। अभी अगर लेक्चर आप लास्ट में देख रहे हो बढ़ा बढ़ा के यूट्यूब में, और सारा जो कंटेंट है एक बार अपनी नजर आंखों के सामने से गुजर जाने देना। दैट्स ऑल दैट इट टेक्स। बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, सब रिवाइज किया होगा, तो कीप रिवाइजिंग इट। और कोई अगर कंटेंट टॉपिक छूट गया था तुम्हारी प्रिपरेशन में जो यहाँ पे कवर किया गया है, तो उसको डेफिनेटली अच्छे से देखो और पढ़ लो अपने से भी, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। दैट इज वॉट इट इज। आई होप कि जो पेपर होगा वो बहुत ही बढ़िया जाएगा, ब्रिलियंट जाएगा। बी कॉन्फिडेंट यार, 50% भी कट ऑफ नहीं है। दैट इज द बेस्ट मोटिवेशन you should have in your mind. All the best for prelims.